तो हम करेंगे कि कार्बन, वैसे तो कार्बन अलग अलग चीजों में होता है, ठीक है, अलग अलग टाइप की चीजों में होता है, लेकिन कार्बन की मेनली यहाँ पर 3 फॉर्म एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। जब कोई सब्सटेंस अपनी अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जब कोई सब्सटेंस अपनी अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, मतलब अपनी अलग अलग चीज में मौजूदगी रखता है, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है उसकी एलोट्रोपी। वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है उसकी एलोट्रोपी। जब कोई सब्सटेंस अपनी अलग अलग फॉर्म में रहे, जब कोई सब्सटेंस एक फॉर्म में ना रहकर बहुत सारी फॉर्म में रहता है, तो वो प्रॉपर्टी उसकी कहलाती है एलोट्रोपी, और ये प्रॉपर्टी कार्बन में पाई जाती है। तो कार्बन की यहाँ पर 3 फॉर्म एक्सप्लेन की गई है 10th क्लास के इस चैप्टर 4 में। बेसिकली पहली फॉर्म एक्सप्लेन की गई है डायमंड, दूसरी फॉर्म एक्सप्लेन की गई है ग्रेफाइट, और तीसरी फॉर्म एक्सप्लेन की गई है फुलरी। तो ये 3 फॉर्म हम एक्सप्लेन करेंगे, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरी। तो शुरुआत करते हैं डायमंड से, और उससे पहले एलोट्रोपी का मतलब क्या होता है वो लिख लेते हैं। तो एलोट्रोपी की बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। एलोट्रोपी कहने का मतलब जब एक सब्सटेंस अपनी अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरी, इन तीनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है, लेकिन इन तीनों के अंदर कौन सा केमिकल होता है? कार्बन। तो बताओ, फिजिकली तो ये डिफरेंट है, लेकिन केमिकली सेम है। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो कैसी होती है? सेम, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। केमिकल प्रॉपर्टी इसलिए सेम होती है क्योंकि इन तीनों सब्सटेंस के अंदर मेनली क्या चीज इंक्लूड होती है? कार्बन, ठीक है। तो पहले हेडिंग डाल देना आज के लिए, एलोट्रोपी। तो एलोट्रोपी की मैं पहले डेफिनेशन लिखवा रहा हूं फर्स्ट पॉइंट में। तो डेफिनेशन नोट करना एलोट्रोपी की। द एलिमेंट एग्जिस्ट, द एलिमेंट exist in 2 or more forms, in 2 or more forms which have different physical properties, which have different physical properties but same chemical properties, but same chemical properties is called allotropy, is called allotropy. The element exists in 2 or more forms. The element exists in 2 or more forms which have different physical properties, which have different physical properties but same chemical properties, but same chemical properties is called allotropy, is called allotropy, ठीक है। तो मेनली यहाँ पर कार्बन के कितने एलोट्रोप्स की बात होगी? 3, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, अगला पॉइंट डाल देना 3 एलोट्रोपिक, 3 allotropic forms of carbon, 3 allotropic forms of carbon are diamond, graphite, diamond, graphite and fullerene, and fullerene, diamond, ग्रेफाइट एंड फुलरी, ठीक है।
तो ये तीनों फॉर्म ऐसी हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है और चेक करने का एक ही तरीका है कि इनको बंद करो और बंद करने पर कौन जो गैस रिलीज होती है उसको लाइम वाटर में मिक्स अप करके देखो। अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाए तो समझ जाना कि वो गैस कौन सी थी, CO2। ठीक है, तो नोट के अंदर लिख लो, इन दोनों पॉइंटों के बाद एक नोट लिख लो। All these three allotropes, all these three allotropes are pure form of carbon. All these three allotropes are pure form of carbon. Pure form of carbon. They have same chemical properties. They have same chemical properties क्योंकि तीनों के तीनों एलोट्रोप्स है और तीनों के अंदर एक ही शामिल है सब्सटेंस कार्बन। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो कार्बन की है वही क्या हो जाएगी, इन तीनों की सेम प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है, they have same chemical properties if burnt, बोर्ड पे लिखा हुआ है, if burnt then CO2 is produced, then देख लेना बोर्ड पर, then CO2 is produced which turns lime water milky, which turns lime water milky, जो लाइम वाटर को कैसा बना देती है, मिल्की। ठीक है, which turns lime water milky। अब एक एक एलोट्रोप को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक टॉपिक डाल दो, डायमंड। पहले मैं इसकी थोड़ी ज्योग्राफी के बारे में बता रहा हूँ कि कहां कहां पे पाया जाता है, कौन कौन सी कंट्री है जहां पर डायमंड पाया जाता है। ठीक है, तो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिख लो, डायमंड अकर इन नेचर, डायमंड अकर इन नेचर, अकर इन नेचर लिख लेना, साउथ अफ्रीका, अगर इन नेचर साउथ अफ्रीका, जायर, कॉमा ऑस्ट्रेलिया, रशिया एटसेट्रा। सेकंड पॉइंट लिखो, कई बार पूछा जाता है कि डायमंड जो फॉर्म है कार्बन की उसको बहुत हाई प्रेशर पर प्योर फॉर्म में लाया जाता है या लो प्रेशर पर। तो ध्यान रखना, डायमंड इज द मोस्ट हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, सबसे ज्यादा हार्ड होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है, और जितनी ज्यादा हार्ड होती है उतना ज्यादा उस पर हमें क्या लगाना पड़ता है, प्रेशर। ठीक है, तो कई बार एक नंबर में आया है कि कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है डायमंड पर। ठीक है, तो ये बात तो सेकंड पॉइंट में लिख लो। देखो, डायमंड सिंथेसाइज्ड बाय subjecting synthesized by subjecting pure carbon to very high pressure, pure carbon to very high pressure। मतलब इसको प्योर कार्बन में तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब हमें बहुत ज्यादा हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, वेरी हाई प्रेशर। ब्रैकेट में लिख लेना लगभग इतना, 50,000 to 60,000।
एंड हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है, एंड हाई टेम्परेचर, एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेना लगभग इतना, रफ आइडिया है 1873 केल्विन, 1873 केल्विन। अब लिखना थर्ड पॉइंट, नोट में चल रहा है फिर, the size of diamonds, the size of diamonds is measured in, the size of diamonds is measured in, what में लिखी इसका measured in carats, इसको मेजर किया जाता है कैरेट्स में, is measured in carats। ब्रैकेट में लिख लेना 1 कैरेट में होते हैं 200 mg, 200 मिलीग्राम, 1 कैरेट इक्वल टू 200 mg, ब्रैकेट क्लोज कर देना। अब इसी नोट के अंदर लिखना, चेंज मत करो, इसी पॉइंट में आगे बढ़ाओ, अपने देश की खासियत लिखवा देता हूं, द फेमस कोहिनूर डायमंड, the famous Kohinoor diamond which decorates, the famous Kohinoor diamond which decorates the England Queen, which decorates the England Queen, इंग्लैंड की रानी के स्टैचू में जड़ा हुआ है कोहिनूर का हीरा। और इतना तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे रफ आइडिया पता है, जहां तक माना जाता है कोहिनूर इंडिया का ही है, इंडिया से ही लिया गया है, इंडिया का ही था, मतलब इंग्लैंड की जो रानी है उसके स्टैचू के अंदर जड़ा हुआ है, डेकोरेट किया गया है ये हीरा। जाओ तो कभी देखना, मैंने भी नहीं देखा, वैसे पढ़कर बता दो। which decorates the England Queen with weight, लगभग इतना वेट होता है इसका जो मैं लिखवाने वाला हूँ, with weight 108.93 carats, 108.93 carats, ठीक है, लगभग इतना वेट होता है इसका। तो ये तो हो गई डायमंड के बारे में कुछ जनरल सी बातें, कुछ ज्योग्राफिकल टाइप। अब थोड़ी साइंटिफिक बातें कर लेते हैं। एक सब हेडिंग बना देना डायमंड के लिए, इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पहले मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूं, तुम्हें अभी नहीं करना, तुम्हें पहले लिखना है फिर ड्रॉ करना है। मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूं फिर लिखूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो होता है ना, कार्बन के अंदर तुम्हें मालूम है डायमंड इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, तो कार्बन की तो प्योर फॉर्म ये है ही। और कार्बन के मामले में तुम्हें मालूम है कितनी वैलेंसी होती है, 4। तो इसके अंदर भी जितने भी कार्बन होते हैं उन चारों की 4-4, उन सबकी 4-4 वैलेंसी होती है। तो मैं रफली कनेक्ट करके दिखा रहा हूं। देखो मैंने हर एक एटम की 4-4 वैलेंसी दिखा रखी है। अब मैं पूरा स्ट्रक्चर तो बोर्ड पे बना नहीं सकता, वरना तुम क्या करोगे, इन 4 पे भी फिर कनेक्ट करोगे, फिर इन 3 पर भी कनेक्ट करोगे, फिर इन 3 पर भी कनेक्ट करोगे, फिर उन 3 पर भी, और फिर उनसे जो निकल कर आएंगे उन 3 पर भी। इस तरह से पूरा डायमंड का स्ट्रक्चर बन जाता है। जो मुझे चीज समझानी है वो इससे समझाई जा सकती है एक से ही। ध्यान रखना, 2 कार्बन एटम के बीच में जो एंगल बना हुआ होता है डायमंड के अंदर, 2 कार्बन एटम के बीच में जो एंगल बना हुआ होता है वो एंगल होता है 109 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये जो मैंने डैश लगाया है ना छोटा सा, इसको बोलते हैं मिनट्स। क्या बोलते हैं, मिनट्स। सबसे पहले एंगल मेजर किया जाता है डिग्री में, फिर मेजर किया जाता है मिनट्स में, फिर मेजर किया जाता है सेकंड में। इससे छोटा नहीं होता, लेकिन मैंने सिर्फ कहां तक खत्म कर दिया है, मिनट्स तक। तो 2 एटम के बीच में लगातार एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। और दूसरी चीज,
एक एटम से लेकर दूसरे एटम की जो लेंथ होती है डायमंड के अंदर, एक एटम से लेकर दूसरे कार्बन एटम तक की जो लेंथ होती है वो लेंथ होती है 1548 मीटर, 1548 मीटर, सॉरी 154 पिकोमीटर। जैसे सेंटीमीटर होता है ना, उसी तरह से पिकोमीटर होता है। ठीक है, तो अब इस स्ट्रक्चर के बारे में लिखना काफी आसान हो जाएगा। अब लिखना स्ट्रक्चर के लिए फर्स्ट पॉइंट। वैसे ड्रॉ करना चाहो तो पहले ड्रॉ कर सकते हो, फिर बाद में लिख लेना, एक ही बात है वो तो। बस फर्क इतना, स्ट्रक्चर समझ लिया, बातें लिखनी काफी आसान हो जाएंगी। तो अब लिखना स्ट्रक्चर के बारे में। ईच कार्बन एटम, ईच कार्बन एटम is bonded, each carbon atom is bonded to 4 carbon atoms, each carbon atom is bonded to 4 carbon atoms, to 4 carbon atoms। मतलब हर एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से कनेक्ट होता है? 4 से। 4 carbon atoms। Diamond is a rigid, diamond is a rigid three-dimensional, diamond is a rigid diamond is a rigid three-dimensional network, three-dimensional network structure, three-dimensional network structure। ठीक, three-dimensional network structure। इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी बातें लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में नंबर 2 डाल देना। अभी जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है, फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकंड पॉइंट लिखना। द कोवेलेंट बॉन्ड्स, द कोवेलेंट बॉन्ड्स determine the angle, the covalent bonds determine the angle between the carbon atoms, the covalent bonds determine the angle between the carbon atoms 109 degree 28 second minute, 109 degree 28 मिनट। इतना एंगल बनाते हैं दो बॉन्ड। ठीक है, ये तो बात हो गई एंगल की। ठीक है, और इसका दूसरा नाम लिख लेना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंगल। इसको ये भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? टेट्राहेड्रल एंगल। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड टेट्राहेड्रल एंगल। ठीक है, तो ये थी इसका स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, सब हेडिंग बनवाया था ना मैंने स्ट्रक्चर का। अब एक सब हेडिंग और बना देना, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी लिखना, फिजिकल प्रॉपर्टी। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी ये कि ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। ठीक है, सॉरी, हार्डनेस, हार्डनेस होती है इसके अंदर बहुत। तो लिख लो, the three-dimensional network, the three-dimensional network structure, the three-dimensional network structure of diamond,
the three-dimensional network structure of diamond makes the three-dimensional network structure of diamond makes it the hardest substance. Makes it the hardest substance. Makes it the hardest substance. ठीक है. नंबर 2 डालना हाई डेंसिटी. हाई डेंसिटी. डेंसिटी भी बहुत हाई होती है. ये जो कार्बन एटम इसके अंदर लगे हुए होते हैं ना डायमंड में, उसके बीच में बहुत ही ना के बराबर स्पेस होता है, बहुत ही कम जगह होती है, एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा क्लोज्ड होते हैं. और कोई सब्सटेंस जितना ज्यादा क्लोज्ड होता है उसकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होती है. ठीक है, इस बात का ध्यान रखना. स्पेस जितना कम होगा डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी. ठीक है, तो स्पेस बहुत ही कम होता है, एक दूसरे से इतने चिपके हुए होते हैं कि हार्ड माने जाते हैं. बिल्कुल अलग करना बहुत मुश्किल काम है. तो लिख लो ड्यू टू नेटवर्क स्ट्रक्चर. ड्यू टू network structure. Due to network structure, the carbon atoms in diamond are closely packed. In diamond are closely packed. Hence, diamond has high density. Diamond has high density. Diamond has high density. तो कई बार पूछा जाता है कि वो कितनी होती है डेंसिटी, तो डेंसिटी नोट कर लो. एक नंबर में बाय चांस पूछ लिया जाए, क्या पता. डायमंड हैज हाई डेंसिटी और वो होती है 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. क्यूब है 3. तो इतनी हाई डेंसिटी होती है इसकी, क्योंकि इसके अंदर जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है. ठीक है, तो बताओ जब इतना हार्ड है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई. बॉइलिंग तो भूल ही जाओ, बॉइलिंग तो हो भी नहीं सकती. सब्सटेंस है हार्ड, बॉइल तो भूल ही जाओ. मेल्टिंग सोच लो, हाँ मेल्ट फिर भी किया जा सकता है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है इसका. वैसे तो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा लो रहता है, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ डायमंड की, तो डायमंड के केस में मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई रहता है. ठीक है, तो तीसरी प्रॉपर्टी लिखना हाई मेल्टिंग पॉइंट. इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है. ठीक है, तो लिख लो a large amount of energy. A large amount of energy. Large amount of energy मतलब अगर तुम्हें इसे ब्रेक करना है, तोड़ना है, पिघलाना है, तो तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए. A large amount of energy is needed. Large amount of energy is needed to break the network structure. To break the network structure मतलब अगर तुम इसको मेल्ट करना चाहते हो, पिघलाना चाहते हो. ठीक है, पिघलाना चाहते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही हाई होता है. ठीक है, needed to break the network structure of diamond. Break the network structure of diamond. ठीक है, hence melting point of diamond. Hence
melting point of diamond is very high. Melting point of diamond is very high. वो बहुत ही हाई होता है. Melting point of diamond is very high. लिख लो that is लगभग इतना होता है, जो वाक्य में बहुत है. 3930 डिग्री सेल्सियस. 3930 डिग्री सेल्सियस. हाँ, अगला देखना चौथा, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी. देखो ये थर्मल, हीट तो खैर कंडक्ट नहीं कर पाते, ठीक है, हीट कंडक्ट नहीं करते, इनकी प्रॉपर्टी यही है, हीट कंडक्ट नहीं कर सकते. हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जरूर कर लेते हैं. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं, ठीक है. सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, थर्मल कंडक्ट कर लेते हैं, मतलब हीट को कंडक्ट कर लेते हैं. वो गलत बोल दिया था, ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, हीट को कंडक्ट कर लेते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी है. तो लास्ट प्रॉपर्टी लिख लो. डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ diamond is a bad conductor of electricity. Diamond is a bad conductor of electricity. Bad conductor of electricity. But it has highest thermal conductivity. थर्मल कंडक्ट कर लेते, थर्मल कंडक्टिविटी. और थोड़ी बहुत भी नहीं, कॉपर जितनी कंडक्ट कर लेता है ना, उससे भी 5 गुना ज्यादा ये कंडक्ट कर लेते हैं. बस यूज इसलिए नहीं करते, कॉस्टली है, पहनने तक के तो ला ले डायमंड, रिंग में तो लगाने में 100 बार सोचता है बंदा, ठीक है. तो इलेक्ट्रिसिटी में और थर्मल कैसे कर लेंगे? कॉपर में जितना कंडक्ट होता है ना थर्मल, उससे 5 गुना ज्यादा इसमें होता है डायमंड में, ठीक है. इट हैज द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है. तो लिख लेना ब्रैकेट में ये बात. 5 टाइम्स ऑफ कॉपर, कॉपर का 5 गुना, कॉपर का 5 गुना हीट कौन कंडक्ट कर लेता है? डायमंड. 5 टाइम्स ऑफ कॉपर, ठीक है. तो ये इसकी एक काम करना है, एक प्रॉपर्टी और रह गई लास्ट, बस 5वीं प्रॉपर्टी को लिख लो, बस लास्ट प्रॉपर्टी 5वीं. तुमने देखा होगा डायमंड में से नॉर्मली आर पार दिखाई देता है, ठीक है. मतलब इसकी एक खासियत और है, ट्रांसपेरेंसी. तो ट्रांसपेरेंसी लिखना, इसकी एक खासियत और होती है ट्रांसपेरेंसी. तो ट्रांसपेरेंसी में लिखो, because of high refractive index, because of high refractive index, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बहुत ही हाई होता है. अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है, ये तो मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब मैं लाइट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है. जब मैं चैप्टर 11 कराऊंगा लाइट, तब तो मैं जब चैप्टर कराऊंगा 10 लाइट वाला, तब तो मैं समझ में आ जाएगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है. बस इतना ध्यान रखो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, रिफ्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, रिफ्रैक्शन उतना ही कम होगा. मुझे बताओ, आयरन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा या गोल्ड का रिफ्लेक्शन जो दिखाता है, ठीक है. चलो उसको छोड़ो, वो तो गलत एग्जांपल दे दिया मैंने. उसका देखते हैं, मिरर का रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है या वाटर का? मिरर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा ही होता है, ठीक है. तो उस हिसाब से ध्यान रखना. बिकॉज ऑफ हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स,
और कितना होता है वो लिख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 because of high refractive index 2.5 diamonds can reflect diamonds can reflect इतना हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से ये क्या कर पाते हैं, रिफ्रैक्ट कर पाते हैं. डायमंड कैन रिफ्लेक्ट, hence diamond has transparency. डायमंड के पास ट्रांसपेरेंसी होती है. ठीक है, hence diamond has transparency. ठीक है, तो अगला सब हेडिंग बना देना, डायमंड के लिए ही काम कर रहे हैं अभी तक हम. ठीक है, तो डायमंड में अब हम पढ़ेंगे यूजेस कि डायमंड का इस्तेमाल कहां-कहां पर होता है. तो पहला यूज लिखना और इंपॉर्टेंट यूजेस टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट है. तो पहला यूज लिख लो, इट इज used to make precious. प्रीशियस का मतलब होता है कीमती. It is used to make precious decorative stones. स्टोन्स का मतलब यहाँ पर पत्थर नहीं है, स्टोन्स का मतलब है रत्न वगैरह. बहुत ही ज्यादा जो सजावट के लिए रत्न वगैरह बनाए जाते हैं उनमें अक्सर किस चीज का इस्तेमाल होता है, जब हम प्रीशियस डेकोरेटिव स्टोन्स की बात करते हैं मतलब बेहद कीमती सजावट के रत्न वगैरह. बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं शौक रखने वाले, वो इस तरह के रत्न बाउल में भरकर टेबल पर रखते हैं. बहुत सजावट की चीज होती है. ठीक है, लेकिन अमीरों का शौक है, मेरे जैसे गरीबों के काम नहीं है उसमें. ठीक है, तो उनके शौक होते हैं. और क्योंकि पता ही है पहले टाइम में महंगे, हमारे जैसे गरीब तो पहनने के बारे में 10 बार सोचेगा, वो तो बेच के ऐसे छोड़कर चले जाते हैं. ठीक है, तो उसमें इनका इस्तेमाल होता है. नंबर 2, इट इज used to make special surgical knives. जो डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं, सर्जरी करने वाले, उनके जो पास चाकू होता है ना कट करने के लिए, उसके अंदर भी डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है. डायमंड कभी नुकसान नहीं देता बिल्कुल भी. दूसरी चीजें तो बाई चांस हो जाए, तो उनके जो सर्जिकल नाइफ्स होते हैं, चाकू होता है सर्जरी करने वाला, उसके अंदर भी टिप पर क्या इस्तेमाल किया होता है, डायमंड. और तुमने देखा होगा डायमंड का इस्तेमाल ग्लास को कट करने के लिए भी किया जाता है. जो शीशे वगैरह होते हैं तुमने देखा होगा, वो एक लाइन कट करते हैं अपने चाकू से और तुरंत शीशा अलग हो जाता है. तो उनकी जो टिप होती है ना, आगे जो नोक होती है, उस नोक में भी डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है. और डायमंड बहुत आसानी से कट कर देता है. बस डायमंड से हमें हल्का सा कट लगाना होता है और फिर यूं करो, अपने आप ही वो अलग हो जाता है बहुत आसानी से. और अगर वैसे किसी चीज से करोगे तो नहीं होने वाला, टुकड़े और हो जाएंगे. ठीक है, तो डायमंड उसकी टिप पर इस्तेमाल किया जाता है और वो आसानी से बिल्कुल ठीक हो जाता है, टूट जाता है, कट जाता है. इट इज यूज्ड टू मेक स्पेशल सर्जिकल नाइफ्स, मतलब सर्जिकल नाइफ्स में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, अगला लिख लो, तीसरा यूज. लिखो, diamonds are used for cutting glass कट करने में, are used for cutting glass, making borers, छेद वगैरह करने में, ड्रिल करने में, जैसे दीवार वगैरह में ड्रिल वगैरह करना होता है. फॉर कटिंग ग्लास, मेकिंग बोरर्स मतलब बोरिंग करने वाले,
कहीं पे भी गड्ढा करना है, इस तरह की मशीनों में, बड़ी बड़ी मशीनों में। लेकिन मेकिंग बोरर्स फॉर ड्रिलिंग रॉक्स आ गया ना। अगर हमें चट्टान वगैरह में ड्रिल करनी है तो वहां पे ये नॉर्मल मशीन नहीं चलती है, जो घरों में छेद करने वाली मशीन होती है, ड्रिलिंग मशीन, वो नहीं चलती। वहां पर भी वही मशीन चलती है वैसे, लेकिन फर्क है उनकी निक का। वहां पर जो ब्लेड इस्तेमाल किया जाता है ना, वो डायमंड से बना होता है, क्योंकि रॉक्स हैं, वो दीवार नहीं है कि यूं छेद हो जाएगा। रॉक्स में गड्ढा करना है, छेद करना इतना आसान काम नहीं है, तो वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। मेकिंग बोरर्स फॉर ड्रिलिंग रॉक्स, अगर तुम्हें रॉक्स में ड्रिल करना है तो तुम्हें डायमंड लगाकर काम करना पड़ता है, एक्सेट्रा। तो इन सब चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, डायमंड का। वैसे तो ये कुछ मैंने लिखा है, ठीक है, बाकी गूगल पे सर्च करोगे यूजेस तो दुनिया भर के निकल आएंगे डायमंड के। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा तुम्हारा ग्रेफाइट, ठीक है, तो शुरू करते हैं। ग्रेफाइट के लिए बी टॉपिक डाल देना। ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट तुम्हें मालूम ही होगा, इसके बारे में एक चीज तो हर एक बच्चे को लगभग मालूम होती है। तुमने देखा होगा जो पेंसिल होता है और पेंसिल का अंदर जो रिफिल होता है, सिक्का होता है, वो हमारा ग्रेफाइट का ही एक पार्ट है, ठीक है, वो ग्रेफाइट से बना हुआ होता है। तो जब हम उसको पेपर पे लिखते हैं, तुमने देखा होगा कितना स्मूथ चलता है, ठीक है, मतलब काफी स्लिपरी होता है, स्मूथ होता है, चिकना होता है, ठीक है, स्लिपरी होता है। तो पहले हम देख लेते हैं जो ग्रेफाइट होता है वो लगभग कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, मतलब इसकी ज्योग्राफिकल नेचर कैसा होता है, ठीक है। तो इसके बारे में पहला फीचर लिखना, ग्रेफाइट के बारे में फर्स्ट पॉइंट लिखना, ग्रेफाइट इज अ ग्रेफाइट इज अ ग्रेइश, ग्रेइश मतलब भूरे टाइप का, भूरा जैसा, GREYISH, ग्रेइश। ग्रेफाइट इज अ ग्रेइश black substance, grayish black substance. It occurs in nature, it occurs in nature, मतलब ये नेचर में पाया जाता है। It occurs in nature, लिख लो, चाइना, साउथ कोरिया, चाइना, साउथ कोरिया, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, रशिया, इंडिया, एटसेट्रा। वैसे तो ग्रेफाइट का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको कई बार सिलिका के साथ मिलाया जाता है, माइका के साथ मिलाया जाता है, क्वार्ट्ज के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। तो लिख लो एक पॉइंट और इसी के अंदर लिख लेना, नेक्स्ट पॉइंट मत बनाना, इसी पॉइंट के बाद अब लिखना आगे, ग्रेफाइट मिक्स्ड विद, ग्रेफाइट मिक्स्ड विद, ग्रेफाइट मिक्स्ड विद माइका, mixed with mica, comma silica, comma silica, ठीक है, and quartz, and quartz, ठीक है। तो इन तीनों के साथ कमर्शियल लेवल पर मिक्सअप किया जाता है, लेकिन कार्बन को जब सिलिका के साथ मिलाया जाता है कौन सी रिएक्शन होती है, मतलब ग्रेफाइट को जब सिलिका के साथ मिलाया जाता है, ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन होती है, ये वाला पार्ट कई बार आ चुका है, ये वाली रिएक्शन कई बार आ चुकी है। तो पहले एक सेकंड पॉइंट लिख लो, सेकंड पॉइंट में लिखना, ग्रेफाइट इज सिंथेसाइज्ड बाय, ग्रेफाइट इज graphite is
सिंथेसाइज्ड बाय, सिंथेसाइज्ड का मतलब होता है इसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। ग्रेफाइट इज सिंथेसाइज्ड बाय कार्बन with temperature, synthesized by carbon with temperature मतलब जब हम कार्बन में लगभग इतना टेम्परेचर पास करते हैं, ठीक है, by carbon with temperature, with temperature 2273 से लेकर लगभग इतना 27 to 73 केल्विन, लगभग इतना टेम्परेचर। तो कौन सी रिएक्शन टेक प्लेस करती है सिलिका में मिलाने के बाद, ठीक है। तो देखो जब कार्बन को मिलाया जाता है सिलिका के साथ, ये सिलिका का फॉर्मूला है SiO2, सिलिका, नीचे लिख भी लेना, ये तुम्हारा सिलिका, ये कार्बन, और लगभग इतना टेम्परेचर 2273, नीचे लिख लेना, इसमें लगभग इतना टेम्परेचर होता है, नीचे रहने देना, साइड में लिखना। सिलिका के साथ कार्बन अब अटैच हो गया है। देखो पहले सिलिका ऑक्साइड, पहले हमारे पास सिलिका था, कार्बन नहीं थी, जब हमने उसको रिएक्ट करवाया तो इसके साथ सिलिका अटैच हो गया है, ठीक है। तो सिलिका जब अटैच हो गया है इसमें, ठीक है, तो अब ये बन गया है सिलिकॉन कार्बाइड। क्या बन गया है? सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। और टेम्परेचर अभी भी हम उतना ही पास कर रहे हैं 2273, ठीक है। और अब जो कार्बन की फॉर्म हमें मिलेगी, अब ये फॉर्म मिलेगी मुझे ग्रेफाइट, और इसमें से एक चीज अलग हो जाएगी सिलिकॉन, इसमें से सिलिकॉन अलग हो जाएगा। तो नीचे लिख लेना, स्पेस थोड़ा सा कम है, सिलिकॉन, ठीक है। मतलब पहले कार्बन सिलिका के साथ मिलाया जाता है तब वो बन जाता है सिलिकॉन कार्बाइड। जब कार्बन के अंदर सिलिकॉन मिक्सअप हो गया है, अब जो कार्बन बना है, अब वो कार्बन फॉर्म है ग्रेफाइट की, ठीक है। अब वो कार्बन क्या माना जाएगा? ग्रेफाइट, ठीक है। और सिलिकॉन अलग हो जाता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कई बार बनाने को आया है, तो ये मैंने रफ आइडिया बना रखा स्ट्रक्चर। इस तरह से स्ट्रक्चर तुम भी नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब इसके बारे में मुझे कुछ बातें बतानी है। मैंने पहले ही बताया था कि जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में लेयर एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होती हैं। इनकी जो परतें होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होती है। और तुमने देखा होगा जब हम पेंसिल से लिखते हैं तो कितना स्मूथली लिखा जाता है, कितना स्लिपरी होता है। पेंसिल यूं फिसल जाती है ना, फट से लिखा जाता है, बहुत स्पीड से हम लिख सकते हैं पेंसिल से, बहुत ही स्मूथ और रफ सरफेस पर भी वो आसानी से चल जाती है, ठीक है। क्योंकि उसकी जो लेयर होती है वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्लिपरी होती है, फिसलन होती है, बहुत आसानी से फिसल फिसल कर चलती है। तो तुम देख सकते हो एक लेयर और दो लेयर मैंने ड्रॉ कर रखी है, और दो लेयर के बीच में मैंने ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बना रखा है। ये जो हमारा ड्रॉ हुआ है ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मतलब मैंने सिर्फ दो ही लेयर बनाई है, और तुम देख सकते हो इन दो लेयर के बीच में मैंने कितना लंबा डिफरेंस दिखा रखा है। और ये दिखा नहीं रखा है, ये होता है, लगभग दो लेयर के बीच में इतना डिफरेंस दिखाया जाता है, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रेफाइट के दो लेयर के बीच में लगभग कितना डिफरेंस पाया जाता है। तो ध्यान रखना, दो पर्टिकुलर लेयर के बीच का डिफरेंस कितना होता है। पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और फिर इसके आगे लिखना, ये होती है हमारी 340 पिकोमीटर। कितनी लेंथ होती है? 340 पिकोमीटर। पीएम को बोलते हैं यहाँ पर पिकोमीटर,
जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, वैसी क्या होती है हमारी पिकोमीटर। तो डायमेंशन होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और ध्यान रखना, ये जो दो लेयर के बीच में फोर्स लगता है, वैसे तो अच्छा खासा फोर्स नहीं होता है, मुझे बताओ अगर दो लेयर के बीच में फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता, बहुत मजबूत फोर्स होता, तो इन दो लेयर के बीच का गैप होता क्या? दो लेयर के बीच का गैप नहीं होता। लेकिन इन दोनों लेयर के बीच का जो फोर्स होता है वो बहुत ही वीक होता है, कमजोर होता है, इसलिए इन दोनों लेयर के बीच का गैप बना ही रहता है हमेशा, इनके बीच का गैप हमेशा बना ही रहता है। अब वो फोर्स क्या कहलाता है वो लिख लो। इस पर्टिकुलर फोर्स को, जो दो लेयर के बीच का फोर्स होता है, इस पर्टिकुलर फोर्स को बोला जाता है वीक वैन डर वाल फोर्स। वीक वैन डर वाल फोर्स। तो वीडियो को पॉज करके इस फोर्स का नाम लिख लेना, ठीक है, कई बार ये बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये था इसका बेसिक स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के बारे में बाकी की बातें लिखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद नीचे लिखना नोट में, हाँ नोट में लिखो फर्स्ट पॉइंट, each carbon atom, each carbon atom in graphite, each carbon atom in graphite, each carbon atom in graphite is bonded। बताओ हर एक कार्बन एटम कितने से बॉन्ड हुआ हुआ है? देखो ये जितने भी कनेक्शन है, ये जितने भी मैं बोल्ड करता जा रहा हूं, ग्रेफाइट के अंदर ये जो कनेक्शन हुए हुए, मतलब ये जो जुड़े हुए हैं, मुझे बताओ ये सारे क्या है? कार्बन एटम है, क्योंकि मैंने बताया था ग्रेफाइट इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट प्योर फॉर्म होती है कार्बन की, मतलब पूरे ग्रेफाइट में सिर्फ क्या होता है? कार्बन ही कार्बन होता है, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर ये एक कार्बन का एटम है तो एक कार्बन एटम कितने से कनेक्ट है? 1 2 3। कितने से कनेक्ट है? 3 से। और तुम्हें मालूम होगा कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। 6 को शेल में डिवाइड करते हैं तो शेल में डिवीजन हो जाता है 2 और 4। इसका मतलब 4 क्या मानी जाती है? इसकी वैलेंसी। जो भी लास्ट शेल में आता है, लास्ट शेल वाला क्या माना जाता है? उसकी वैलेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4 वैलेंसी है तो 4 सेटिस्फाई होना चाहिए था, 4 वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन क्या 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हुई? देखो कार्बन की केवल कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई हुई है? 1 2 3। एक कार्बन एटम की 4 वैलेंसी होती है, एक कार्बन एटम की 4 वैलेंसी होती है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ कितनी सेटिस्फाई हुई है? 3, ठीक है। तो इस वजह से इनके बीच का जो फोर्स होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जितना स्ट्रॉन्ग डायमंड में होता है। मैंने बताया था ना डायमंड में तो चारों के चारों कनेक्ट हुए हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर चारों कनेक्शन नहीं होते, यहाँ पर सिर्फ कितने कनेक्शन है? 3, ठीक है। तो मैंने लिखवाया है each carbon atom is graphite, each carbon atom in graphite is bonded to 3 other atoms, is bonded to 3 other atoms। each carbon atom in graphite is bonded to 3 other atoms। मतलब कितने एटम से वो कनेक्ट होता है? सिर्फ 3 से, ठीक है। चारों से कनेक्ट नहीं होता, हालांकि उसको अपनी चारों सेटिस्फाई करने के लिए चारों से कनेक्शन करना जरूरी है, लेकिन चारों से कनेक्ट नहीं होता है, सिर्फ कितने से कनेक्ट होता है? 3 से। each carbon atom in graphite is bonded to 3 other atoms and और तुम्हें ये भी मालूम होगा कैसे रिंग बन रही है बार बार। बताओ एक रिंग के अंदर कितनी साइडें हैं? मैं थोड़ा अलग से दिखा देता हूं, देखो ये बन रही है ना, कितनी साइडें हैं? 1 2 3 4 5 6। और ऐसी रिंग जिसमें 6 साइडें हो वो कहलाती है हेक्सागोनल। पढ़ा भी होगा मैथ्स में,
हेक्सागोनल रिंग्स। क्या कहलाती हैं? हेक्सागोनल रिंग्स। तो लिख लो, इसी के अंदर मैंने लिखवाया था ईच कार्बन एटम इन ग्रेफाइट इज बॉन्डेड टू 3 अदर एटम्स एंड form hexagonal rings and form hexagonal rings and form hexagonal rings। अब नोट के अंदर सेकंड पॉइंट लिखना। हाँ, सेकंड पॉइंट में लिखना ग्रेफाइट इज अ 2-dimensional sheet। ग्रेफाइट इज अ 2-dimensional sheet। 2-dimensional sheet। डायमेंशनल की स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है, तुम देख सकते हो। 2-dimensional sheet। 2-dimensional sheet like structure। 2-dimensional sheet like structure। 2-dimensional sheet like structure। The sheets are, और बताओ हर एक शीट आपस में किससे कनेक्ट होती है? वीक वैन वाल फोर्स। कौन सा फोर्स होता है जिससे कनेक्ट होती है? वीक वैन वाल फोर्स। क्या ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है? नहीं, इसके नाम में वीक लगा हुआ है, ठीक है, कमजोर होता है काफी। तो लिख लेना द शीट्स आर हेल्ड टुगेदर। बोर्ड पे लिखा हुआ है स्पेलिंग। द शीट्स आर हेल्ड टुगेदर। हेल्ड टुगेदर का मतलब एक साथ रखी होती है। The sheets are held together by weak van der Waals force। by weak van der Waals force। कौन से फोर्स से कनेक्टेड होती हैं? weak van der Waals force। The sheets are held together by a weak van der Waals force। ठीक है। और दो लेयर के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 340 पिकोमीटर। थर्ड पॉइंट में लिख लो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू the distance between any two successive layers। the distance between any two successive layers। बोर्ड पे लिख देता हूं स्पेलिंग सक्सेसिव। सक्सेसिव लेयर का मतलब होता है लगातार लेयर, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। दो लगातार लेयर के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 340 पिकोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव लेयर्स इज 340 पिकोमीटर। इज 340 पिकोमीटर। ठीक है, 340 पिकोमीटर। हाँ, अब पढ़ेंगे इसके यूजेस कि ये कहां कहां पर इस्तेमाल किया जाता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का कहां कहां पे इस्तेमाल होता है उसके लिए एक सब हेडिंग बना देना। यूजेस। पहला यूज, तुमने देखा ही होगा जो हमारी रोड होती हैं, इलेक्ट्रोड रोड्स होती हैं, इलेक्ट्रोड्स, उस इलेक्ट्रोड रोड के अंदर भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ग्रेफाइट के बारे में तुम्हें ना पता हो, वैसे पता होगा, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर माना जाता है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है अच्छे से। ठीक है, तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोड्स में। तो फर्स्ट पॉइंट लिख दो, पहला यूज, इट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोड्स। इट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोड्स। बोर्ड पे लिखा हुआ है इट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोड्स, फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को बनाने के लिए इलेक्ट्रोरोड में इस्तेमाल किया जाता है ग्रेफाइट का। ठीक है, दूसरा यूज लिखना इसका,
Second, it is used to make lead pencils. ये तो खैर तुम्हें मालूम ही है. It is used to make lead pencils. It is used to make lead pencils. lead pencil बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है. It is used to make lead pencils. तीसरा यूज लिखो. It is used to make काट देना. It is used to lubricate. lubricate का मतलब अभी मैं बताता हूं, पहले लिख लो. It is used to lubricate the parts of machine. It is used to lubricate the parts of machine. Lubricate parts of machine. मतलब जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, उनके जो पुर्जे होते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को लुब्रिकेट करने के लिए ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है. तो हमें मालूम है ना, ग्रेफाइट काफी स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है. तो मशीन के पार्ट्स सही तरह से चलते रहें, काम करते रहें स्मूथली, तो उनके आगे पीछे क्या लगा दिया जाता है? ग्रेफाइट का पाउडर लगा दिया जाता है. ग्रेफाइट का पाउडर जब उन पे लग जाता है तो वो स्मूथली फिसलते रहते हैं. ठीक है, तो उनके पार्ट्स को क्या कर दिया जाता है? लुब्रिकेट कर दिया जाता है. तो लुब्रिकेट का मतलब तुम समझ गए होंगे, किसी भी चीज को स्मूथ बनाना, किसी भी चीज को समतल बनाना. तो लुब्रिकेट करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? ग्रेफाइट का. ग्रेफाइट मतलब एक तरीके से पाउडर की तरह. ठीक है, तो हमने देखा होगा जैसे नॉर्मली हम पाउडर लगाते हैं, स्किन पाउडर, स्किन पे लगाने वाला जो पाउडर होता है, ठीक है, वो भी कितना स्मूथ होता है. कई बार उसे हाथ पर लेकर ऐसा मसलोगे वो फिसलेंगे हाथ. तो वही चीज बिल्कुल यहाँ पर होती है ग्रेफाइट में. हाँ, चौथा लिखना, चौथा यूज, फोर्थ यूज. It is mixed with wax. It is mixed with wax और क्ले. क्ले वगैरह में भी इसका मिक्सअप किया जाता है, सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है. मिक्स्ड विद वैक्स, मोम वगैरह के साथ, वैक्स और क्ले. ठीक है, तो ये कुछ यूजेस थे तुम्हारे इसके. ठीक है, और एक लास्ट यूज और लिख लो, एक और बचा हुआ है, पांचवा. The carbon brushes मतलब ऐसे ब्रश जो किससे बने हुए हैं? कार्बन से. वैसे तो लगभग सभी चीजें कार्बन से. The carbon brushes of electric motors. The carbon brushes of electric motors. कार्बन ब्रशेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है ना, उसके अंदर इस तरह की शेप में होते हैं, गोल होते हैं, मतलब कुल मिला के. ये ब्रशेस भी किससे बने हुए होते हैं? ग्रेफाइट से. द कार्बन ब्रशेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स. द कार्बन ब्रशेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स also made by graphite. The carbon brushes of electric motors. The carbon brushes of electric motors also made by graphite. Also made by graphite. किससे बने हुए होते हैं? ग्रेफाइट से. Also made by graphite. तो ये थे इसके कुछ यूजेस. अब हम देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डायमंड से थोड़ी अलग है. ठीक है, तो एक सब हेडिंग बना देना, फिजिकल प्रॉपर्टीज. और किसकी लिख रहे हैं? ग्रेफाइट की. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट. पहली प्रॉपर्टी लिखना. ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है.
पहली प्रॉपर्टी की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है लो डेंसिटी। लो डेंसिटी, एक बात ध्यान रखना हमेशा, ठीक है, जब भी किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में, जब भी किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, स्पेस बहुत ज्यादा होता है, तो डेंसिटी उतनी ही कम होती है। जितना ज्यादा स्पेस उतनी कम डेंसिटी, जितना कम स्पेस उतनी ज्यादा डेंसिटी। मतलब डेंसिटी और स्पेस के बीच में बिल्कुल उल्टा रिलेशन होता है। अब मैंने बताया था डायमंड, डायमंड में तो मैंने ये बात बता रखी है कि बहुत ही कम स्पेस होता है, ना के बराबर स्पेस होता है। डायमंड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में ना के बराबर स्पेस होता है। तो मुझे बताओ यहाँ पर स्पेस सबसे कम है, तो यहाँ की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन अभी मैंने बताया था ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के बीच में तो तुम देख सकते हो दो लेयर के बीच में लगभग कितना डिस्टेंस होता है, 340 पिकोमीटर। तो बताओ अच्छा खासा डिस्टेंस है, तो जितना ज्यादा उनके बीच में स्पेस होगा उतनी कम उनकी क्या हो जाएगी, डेंसिटी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जितना ज्यादा स्पेस होता चला जाएगा ना उतनी कम क्या होती चली जाएगी, डेंसिटी। इसलिए मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखवाई है कि यहाँ पर ग्रेफाइट में डेंसिटी क्या होती है, लो। लो का मतलब होता है बहुत ही कम होती है, ठीक है। और उसका एक ही कारण है क्योंकि दो लेयर के बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। दो लेयर के बीच का डिस्टेंस जो है बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए डेंसिटी बहुत कम होती है। तो लो डेंसिटी में लिख लो, ड्यू टू लार्ज स्पेस, ड्यू टू लार्ज स्पेस between the two layers, due to large space between the two layers, between the two layers, the carbon atoms in graphite, the carbon atoms in graphite, due to large space between the two layers, due to large space between the two layers, the carbon atoms in graphite, the carbon atoms in graphite are less closely packed। मतलब उनकी पैकिंग बहुत ही कम क्लोजली होती है, लूज पैकिंग होती है, बल्कि क्लोज पैकिंग की बजाय कैसी पैकिंग होती है, लूज पैकिंग होती है, ढीली पैकिंग होती है। टाइट पैकिंग होने की बजाय लूज पैकिंग होती है, ठीक है। आर लेस क्लोजली पैक्ड, लेस क्लोजली का मतलब होता है कम क्लोजली होती है, कुल मिलाकर लूज होती है, ठीक है। आर लेस क्लोजली पैक्ड एंड हेंस द डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट, and hence the density of graphite is very small, and hence the density of graphite, the density of graphite is very small, is very small। तो ब्रैकेट में लिख लेना लगभग इतनी होती है, ब्रैकेट में लिख लो 2.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो मैं अभी ग्रेफाइट, जब मैं पेंसिल में बात करता हूँ, पेंसिल में जो लेड का सिक्का होता है तुमने देखा है वो ग्रेफाइट से बना होता है, ठीक है, ग्रेफाइट का मिक्सचर होता है। लेकिन तुमने देखा होगा ठोस होता है ना, लेकिन एक्चुअल में जो ग्रेफाइट होता है वो सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, ठोस नहीं होता, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी लिख लो सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस मतलब ग्रेफाइट प्योर फॉर्म में जब होता है तो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो लिख लो ड्यू टू वीक
ड्यू टू वीक वैन वाल फोर्स, ये भी पहले भी आया था, ड्यू टू वीक वैन वाल फोर्स, मतलब उनके बीच का फोर्स इतना वीक होता है इसलिए वो मुलायम होता है बहुत, उसको आसानी से पिचकाया जा सकता है। ड्यू टू वीक वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ attraction, due to weak van der Waal force of attraction, graphite is very soft. Graphite is very soft substance. Graphite is very soft substance. वो बहुत ही ज्यादा soft होता है, ठीक है। Graphite is very soft substance. तीसरी प्रॉपर्टी, हाँ एक खासियत है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, तो लिख लेना इलेक्ट्रिकल एंड हीट, इलेक्ट्रिकल एंड हीट कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एंड हीट कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी और ये हीट कंडक्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड हीट कंडक्टिविटी, तो लिख लो इन ग्रेफाइट, in graphite, in graphite each carbon atom, each carbon atom, in graphite each carbon atom is joined three carbon atoms. Each carbon atom is joined three carbon atoms. मतलब एक कार्बन एटम कितने से कनेक्ट होता है? 3 से। सिर्फ और सिर्फ कितने से कनेक्ट होता है? 3 से, ठीक है। Each carbon atom is joined three carbon atoms. Joined three carbon atoms. और उनके बीच में बॉन्डिंग तो तुम्हें मालूम नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कौन सी होती है? कोवेलेंट बॉन्ड। Each carbon atom is joined three carbon atoms by covalent bond. बोर्ड पे लिखा हुआ है by covalent bond. कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं वो? कोवेलेंट बॉन्ड से। by covalent bond to form hexagonal rings, to form hexagonal rings. और कौन से रिंग्स बनाते हैं? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल मतलब कितनी साइडों वाली रिंग बना लेते हैं ये? 6 साइडों वाली हेक्सागोनल रिंग्स, हेक्सागोनल रिंग्स, ठीक है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हेक्सागोनल रिंग्स, क्योंकि देखो इनको तुम्हें मालूम है, अभी तक मैंने ये नहीं बताया इलेक्ट्रिसिटी ये कैसे कंडक्ट कर लेते हैं। तुम्हें मालूम है ग्रेफाइट के अंदर चार वैलेंसी होती है, मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं? 4 में से 3 तो सेटिस्फाई हुए हैं, 3 पर तो कार्बन चिपका हुआ है, एक खाली बचा हुआ है ना, एक अभी भी खाली बचा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन तैयार है मूव करने के लिए। ये 3 तो नहीं जा सकते, ये 3 तो फिक्स हुए हैं दूसरे कार्बन से। और देखो इस कार्बन के भी 3 फिक्स हुए हैं, एक खाली है, ठीक। ये नहीं जा सकता, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन तो फिक्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है बिल्कुल। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर लेते हैं, तो इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्या कर लेते हैं? ये कंडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या माने जाते हैं? गुड कंडक्टर। लेकिन मैंने डायमंड में बताया था, डायमंड के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि एक कार्बन एटम की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई होती है। क्या यहाँ पर एक आध इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है मूव करने के लिए? नहीं, चारों इलेक्ट्रॉन चिपके हुए, चारों इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पर फिक्स है।
और यही कारण है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन देखो यहाँ पर तो सिर्फ केवल 3 ही चिपके हुए थे, एक खाली था, तो एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो नोट में लिख लो कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे कर लेते हैं। नोट में लिख लो, फर्स्ट पॉइंट लिख लो, only 3 electrons, only 3 electrons, only 3 electrons are used, only 3 electrons are used। तो मैं मालूम है केवल कितने इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, 3, सिर्फ 3 का इस्तेमाल किया गया है, 3 को यूज किया गया है, एक अभी भी खाली है फ्री सेवा देने के लिए। Only 3 electrons are used for bond formation, for bond formation, मतलब बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं, 3। देखो 1 2 3, बॉन्ड बनाने के लिए, जोड़ बनाने के लिए कितने लगे हुए, 3, एक खाली है बेचारा। For bond formation and hence fourth electron, जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, and hence fourth, बोर्ड पे लिखा हुआ है, and hence fourth electron is free to move, fourth electron is free to move, वो मूव करने के लिए तैयार है, free to move, fourth electron is free to move। As a result, graphite is a good conductor, as a result, graphite is a good conductor of heat and electricity, graphite is a good conductor of heat and electricity, conductor of heat and electricity, इसलिए वो एक अच्छा कंडक्टर है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में काफी सारी बातें पढ़ ली हैं, ठीक है। डायमंड के अंदर चारों कार्बन एटम कनेक्ट होते हैं, ग्रेफाइट के अंदर केवल 3 ही कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है ग्रेफाइट, डायमंड नहीं कर पाता, लेकिन वो हीट जनरेट कर लेता है, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कर लिया जाना चाहिए, तो हेडिंग डाल देना, डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो टैबुलर फॉर्म बना देना डायमंड और ग्रेफाइट की, ठीक है, टैबुलर फॉर्म बना दो। तो डायमंड और ग्रेफाइट की टैबुलर फॉर्म बन गई है, ठीक है, इस तरह से बना देना। और डायमंड के लिए फर्स्ट पॉइंट लिखना, ठीक है, डायमंड के लिए फर्स्ट पॉइंट लिखना। फर्स्ट पॉइंट में पहले मैं इन दोनों की बेसिक डेफिनेशन लिखवाऊंगा, डायमंड और ग्रेफाइट की बेसिक डेफिनेशन करते हैं, तो हमें पता होगा ये 2 डायमेंशनल होता है। अभी मैंने डेफिनेशन में लिखवाया था ग्रेफाइट कैसा स्ट्रक्चर होता है, 2 डायमेंशनल, लेकिन डायमंड ऐसा स्ट्रक्चर होता है 3 डायमेंशनल। कितने डायमेंशनल में होता है ये, 3 डायमेंशनल, और ये होता है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब ये होता ऐसा क्यों है, ये तो नेचुरली बात है, ठीक है, ये तो इनकी बनावट ही ऐसी है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो पहला डिफरेंस लिख लो डायमंड के लिए, डायमंड इज अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। और उस साइड लिख लो ग्रेफाइट इज अ 2 डायमेंशनल, ग्रेफाइट इज अ 2 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट इज अ 2 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर, वो 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है।
तो मुझे बताओ, ग्रेफाइट तो मैंने बताया था एक सॉफ्ट सब्सटेंस है, और डायमंड भी मैंने बता दिया था ये एक हार्ड सब्सटेंस है। तो सेकंड पॉइंट में लिख लो दूसरा डिफरेंस, इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ये सबसे हार्ड सब्सटेंस माना जाता है नेचुरल सब्सटेंस में। और उस साइड लिखना ग्रेफाइट में, इट इज सॉफ्ट, इट इज सॉफ्ट कॉमा ग्रीसी, मतलब स्लिपरी होता है, फिसलने लायक होता है, चिकना होता है, स्मूथ होता है। इट इज सॉफ्ट कॉमा ग्रीसी, it is soft comma greasy and lubricant substance and lubricant substance। ठीक है, तो देखो मैंने बताया था ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। जब मैंने डायमंड पढ़ाया था तो मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये हीट कंडक्ट कर लेता है। ठीक है, ग्रेफाइट में दोनों चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर लेता है, हीट भी कंडक्ट कर लेता है। तो तीसरा डिफरेंस लिख लो, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड के लिए मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो बैड है, लेकिन हीट के लिए गुड है। इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, it is a bad conductor of electricity but good conductor of heat, heat का good conductor होता है, but good conductor of heat। it is a bad conductor of electricity but good conductor of heat। मतलब हीट का तो गुड कंडक्टर माना जाता है, हीट कंडक्ट कर लेता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है, बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब उस साइड लिखना, वो दोनों के लिए गुड है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ गुड कंडक्टर, it is a good conductor of heat and electricity, good conductor of heat and electricity।